में आज हमारा फोकस है रियल एस्टेट सेक्टर। देश भर में होम बायर बिल्डर की मर्जी का गुलाम बनकर रह गया है, लेकिन क्या अब बहुत हुआ कहने का वक्त आ गया है? कोर्ट्स बिल्डरों पर सख्ती दिखा रही हैं, उन बिल्डरों पर जो कंज्यूमर को अनसुना कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, उनके सपनों को अपने लालच के फंदे में फांस रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी बिल्डर की मनमानी के शिकार हैं तो क्या कानूनी रास्ते हैं आपके पास, कैसे आप अपने केस को और मजबूत बना सकते हैं। बिल्डरों की संस्था क्रेडाई कंज्यूमर के लिए क्या कदम उठा रही है और रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आपको कैसे बनाएगा सशक्त। मेरे साथ है मेहमानों का एक खास पैनल। वरिष्ठ वकील ML लाहौटी, क्रेडाई के दिल्ली NCR के प्रेसिडेंट मनोज गौड़, रियल एस्टेट रिसर्च एजेंसी लाइसेफोरा के पंकज कपूर, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पर बनी संसदीय कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद KC त्यागी भी जुड़ेंगे हमारे साथ ही में नोएडा के फ्लैट ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिषेक कुमार। हम अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं एक बायर की कहानी। पंकज श्रीवास्तव का अपने घर का सपना पिछले 7 साल से अधूरा ही है। 2009 में जब इन्होंने यूनिटेक के यूनी होम्स प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था तो भरोसा था एक ब्रांड का और निश्चिंत थे कि घर तो मिलेगा ही, लेकिन यूनिटेक ने अपना वादा तो पूरा नहीं ही किया, पंकज का भरोसा भी तोड़ दिया और आज पंकज इस टूटे भरोसे की दोहरी कीमत चुका रहे हैं। 2 साल तक तो आदमी रेंट प्लस EMI का बोझ हैंडल कर सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल तक, लेकिन अगर यही चीज अगर 6-7 साल हो जाए और सोचिए EMI कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर बढ़ रही है ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सोचिए इतना ज्यादा लोड हो रहा है, रेंट भी इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। हालत यह है कि 2012 में डिलीवर होने वाला फ्लैट इस साल के अंत तक भी मिलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन पंकज यूनिटेक की लेट लतीफी के अकेले शिकार नहीं हैं। करीब 3000 होम बायर्स पंकज की ही तरह यूनिटेक के यूनी होम्स में अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। हाल में जब यूनिटेक के मालिकों को एक रात जेल में बितानी पड़ी तो पंकज जैसे खरीदारों को लगा कि कोई तो है जो उनकी सुन रहा है। इस समय तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंतहा हो चुकी है और एक दूसरे ग्रुप में तो इनके ऊपर जो है बिलेबल अरेस्ट का वारंट इनके ऊपर निकल भी चुका है, ये लोग अभी बेल पर छूटे हुए हैं और नेक्स्ट अगर हम लोग कंप्लेन करेंगे नॉन बिलेबल अरेस्ट करवा देंगे उसके बाद, और NCDRC केस तो हमारा चल ही रहा है। यूनिटेक की इस हालत से आप देश में रियल एस्टेट सेक्टर की सही हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक साल 2008 से 2010 के दौरान देश में 9,500 से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और इनमें से करीब 7,500 अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सिर्फ दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ 2008 से 2014 के दौरान लॉन्च हुए करीब 5.25 लाख घरों की डिलीवरी अभी तक नहीं हो सकी है। इनका काम 1 साल से लेकर 8 साल तक देरी से चल रहा है और इस देरी की वजह से निवेशकों के करीब 14 लाख करोड़ रुपए अटके पड़े हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या कोर्ट, बिल्डर और सरकार मिलकर घर का सपना देख रहे कंज्यूमर्स की मदद करेंगे या फिर कंज्यूमर्स का अंतहीन इंतजार जारी रहेगा। और ये सवाल हम अभी इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यूनिटेक के मालिक जेल की हवा खाने के लिए पहुंच गए। 1 रात बिताई उन्होंने जेल में। वहीं पार्श्वनाथ को NCDRC ने मंथली कॉम्पनसेशन देने के लिए कहा है। मेरे साथ हैं मनोज गौड़। मनोज जी, आपसे समझना चाहूंगी, यूनिटेक और पार्श्वनाथ के मामले में जब इस तरह के फैसले कोर्ट देता है तो ये कहीं ना कहीं एक सबक रहते हैं। क्या सबक मिल रहा है बिल्डर फ्रेटर्निटी को इस तरह के फैसलों से? देखिए, ये भी बिल्कुल आई ओपनर है और आज मैं आपके माध्यम से भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी कह रहा हूं कि डेवलपर्स को अपने काम करने का तरीका चेंज करना होगा, अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना होगा, अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और कंज्यूमर का इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखना होगा। साथ साथ ही जो एक गवर्नमेंट की तरफ से भी लगभग मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवर रेगुलेटेड सेक्टर हो गया ये, कि इसमें हर डिपार्टमेंट, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड हो, हर डिपार्टमेंट के पास यहाँ पे काम रोकने की उसके पास पावर है। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट चाहे रेरा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक इस तरह का मैकेनिज्म बनाना होगा कि वंस द ऑल अप्रूवल्स जो है हमारे पास हैं तो उसके बाद फिर कोई और डिपार्टमेंट या कोई आगे जो है प्रोजेक्ट को ना रोक सके। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्टों में मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे डेवलपर चाह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो, तो किसी न किसी वजह से, जिसके 2 ताजा एग्जांपल NCR के अंदर आपका नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा है, जहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डर्स ने गवर्नमेंट से लैंड ली, उसके बाद
कोर्ट में गए किसान और अथॉरिटी के बीच में लड़ाई हुई, जिसका खामियाजा बिल्डर को और अल्टीमेटली कंज्यूमर को डिले प्रोजेक्ट के रूप में देखना पड़ा। उसी तरह से नोएडा के अंदर जहां हजारों फ्लैट बनके तैयार हो गए, लेकिन एनजीटी की वजह से उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू तो आप कह रहे हैं कि बिल्डर पूरी तरह से प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें 95% तक जब पैसे ले लेता है बिल्डर तो उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है और पोजीशन के लिए वो कंज्यूमर को लटकाए रखता है। लाहौटी जी, आप मुझे बताइए, 95% पेमेंट ले चुका है बिल्डर, अब सुपर स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद जब 5% की बारी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कंज्यूमर क्या करे? हमारे पास लीगली 3 रेमेडीज हैं। एक तो जो कंज्यूमर फोरम है, दूसरा जो कंपटीशन कमीशन है और तीसरा हाई कोर्ट्स हैं। जहां तक हमारे केसेस हैं, ज्यादातर नेशनल कंज्यूमर फोरम दिल्ली के अंदर हैं, क्योंकि जब फ्लैट 1 करोड़ के ऊपर का होता है तो आप सीधे प्रत्यक्ष रूप से नेशनल कंज्यूमर फोरम में आते हैं। और इसके लिए ये जरूरी है कि जो परचेजर्स हैं वो अपनी एक एसोसिएशन या एक समूह बना के आए, जिससे कि जो परचेजर हैं उनको लीगल कॉस्ट ज्यादा नहीं लगे, अर्थात 10 या 15-17 हजार रुपए में एक जो परचेजर है वो नेशनल कंज्यूमर फोरम की जो इतनी बड़ी लड़ाई है वो आसानी से लड़ सकता है। यानी चुप ना बैठे, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। पंकज कपूर सफोरा से मेरे साथ है। पंकज, डिले ये कितनी बड़ी परेशानी बन गया है। हम देख रहे हैं कुछ प्रोडक्ट 10-10 साल की देरी से जूझ रहे हैं। कंज्यूमर क्या करे? किस तरह की देरी है जिसका सामना करना पड़ रहा है कंज्यूमर्स को? बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये डिले के 2 एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से डिले हुआ है। एक तो ये है कि आपके डेवलपर काफी लिवरेज करते हैं कि वो माल बेच देते हैं और माल बेचने के बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन करने की जगह पे वो उसको दूसरी लैंड खरीदते हैं और उस पे नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं और इस तरीके से एक अपने कमिटमेंट बढ़ाते रहते हैं और उनका ध्यान जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ कम रहता है। और दूसरा एक मैं ये भी कारण बताऊंगा, ज्यादातर कारण होता है कि आपका अप्रूवल्स नहीं आते हैं। तो और प्रियंका, ये जो है एक काइंड ऑफ ए विशियस सर्किल है, इसकी तरफ मैं ध्यान भी उठाना चाहता हूं। अगर आप देखिए कि डेवलपर को जो पैसे की जरूरत होती है वो लैंड खरीदने के लिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम है वो लैंड खरीदने के लिए डेवलपर को पैसा नहीं देता। तो डेवलपर जो है वो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के थ्रू जमीन के लिए पैसा मुहैया करता है। वो मार्केट से ज्यादा ब्याज दर वाला जो है पैसा उठाता है, या प्राइवेट इक्विटी जो कॉस्टली कैपिटल है वो जमीन खरीदने में काम में आती है। जब ये कॉस्टली कैपिटल से जमीन खरीदता है और उसके बाद अप्रूवल नहीं आता है 2 साल 3 साल तक, तो क्या होता है कि वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से जो सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ाते रहना पड़ता है। और एक ये विशियस साइकिल ऐसा बन गया है कि आदमी ने एक जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद वो जो अगर प्रोजेक्ट लॉन्च 1 साल पहले करना चाहता था वो 3 साल तक उसको लॉन्च भी नहीं कर तो पाया। पंकज, कहीं ना कहीं वो जो फंड का डिसिप्लिन है वो नहीं ला पाता है बिल्डर और इसका खामियाजा बायर को भुगतना पड़ता है। मनोज जी, ये फंड का डिसिप्लिन क्यों नहीं ला सकते? आपकी जैसी बॉडी जो इतने सारे बिल्डर्स के साथ बनी हुई है, इस फंड के डिसिप्लिन को लाने में क्या दिक्कत आती है? क्यों एक प्रोजेक्ट ए का पैसा प्रोजेक्ट बी में लगता है, प्रोजेक्ट बी का पैसा प्रोजेक्ट सी में लगता है और प्रोजेक्ट ए वाला इंतजार ही करता रह जाता है? देखिए, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। जो इस इंडस्ट्री में पुराने हैं, जो इस कमिटमेंट से बने हुए हैं, जो लोग आज भी डिलीवर कर रहे हैं, वो अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके चलते हैं। लेकिन क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी 2 आदमी 4 आदमी मिलकर डेवलपर बन जाते हैं। उन्होंने ना तो उनको एक्सपीरियंस होता है, ना उनको ये पता होता है कि किस तरह से मेरे को जो है टेक्निकल अप्रूवल्स लेने हैं, कौन कौन से अप्रूवल्स लेने हैं, फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन किससे करना है। बैंकिंग के लिए सबसे ये हाई रिस्क जोन है, तो वो बैंकिंग भी इतनी आराम से जो है किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाता है। तो वहां पर जरूर उन लोगों को दिक्कत आती है और नई नई स्कीम निकाल के या नए लालच करके जो। तो मनोज जी, ये तो आप मान रहे ना कहीं इंडिसिप्लिन है, जो पुराने लोग कंज्यूमर के हकों की अनदेखी होती है। आज भी अच्छे लोग हैं। मैं बताता खुद हमारी कंपनी ने 10,000 फ्लैट पिछले साल डिलीवर किए हैं। बहुत सारे हमारे अपने साथी हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ऑल ओवर इंडिया में। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक बास्केट में कुछ खराब सेब है, कुछ अच्छे सेब है। अभिषेक, आप बताइए, आप एक बायर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, एक बायर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करें, आप बताइए बिल्डर की मनमानी अपने चरम पर है हमारे देश में या नहीं? मैम देखिए, एक बायर्स का घर का सपना होता है। सबसे पहले बायर्स घर बुक करवाता है और बिल्डर उसे 3-4 महीने में सारे पैसे ले लेते हैं, 90% पेमेंट ले लेते हैं।
उसके बाद बिल्डर क्या करता है, वे प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे पैसे लगा देता है, दूसरे प्रोजेक्ट पे भी वे 90% पैसे ले लेते हैं और फ्लैट कहीं नहीं मिलता है। बिल्डर का ये खेल लगातार चलते रहता है। मैडम, ये यहाँ पर भ्रष्टाचार है, ये चीजों समझने की जरूरत है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इनके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए, लगातार माननीय कोर्ट से ही जो भी डिसीजन आ रही है, माननीय कोर्ट से ही डिसीजन आ रही है। लेकिन जब कोर्ट इस तरह के फैसले देती है अभिषेक, तो आप लोग एम्पावर्ड फील करते हैं? जैसे यूनिटेक के मालिक अगर जेल गए, पार्श्वनाथ को मंथली मुआवजा देने के लिए कहा गया, जब इस तरह के फैसले आते हैं तो आप लोगों का भरोसा बढ़ता है? मैं बायर्स सारे ग्रुप बना के कोर्ट जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी एक पहल है कि बायर्स ग्रुप में कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन आने वाले आप समय में सुनेंगे कि बिल्डर्स जेल जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डर जेल से डरेंगे। अगर उन पे फाइन किया जाए तो फाइन तो ये बायर्स का ही पैसा है, जिसपे वे जुर्माना दे देंगे, उनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, बस ये फर्क पड़ता है। हम बायर्स ये भी कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं कि ये बिल्डर्स को बिल्कुल जेल होनी चाहिए। जो भ्रष्ट बिल्डर, मैं सारी बिल्डरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो भ्रष्ट बिल्डर हैं, जब तक जेल नहीं होगा तब तक इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। तो गलती की है तो जेल की हवा खानी होगी, कह रहा है बिल्कुल देश का बायर, क्योंकि परेशान है बिल्डर की मनमानी से। हमारी ये चर्चा जारी रहने वाली है। आगे मेरे साथ जुड़ने वाले हैं खास मेहमान, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल के संसदीय कमेटी के सदस्य रहे केसी त्यागी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। इनसे बात करेंगे कहां है रेरा बिल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। हमारा फोकस है रियल एस्टेट सेक्टर, जहां लगातार कंज्यूमर की अनदेखी हो रही है, बिल्डर की मनमानी झेल रहा है कंज्यूमर। और कहा जाता है कि रियल एस्टेट बिल एक वो हथियार हो सकता है जो कंज्यूमर की जिंदगी को आसान बना सकता है, कंज्यूमर को सशक्त बना सकता है। मेरे साथ है रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पर बनी संसदीय कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद केसी त्यागी। त्यागी जी नमस्ते, स्वागत है आपका। आपसे सीधा यही समझना चाहूंगी कि लंबे समय से सुन रहे हैं कि देश को एक मजबूत रियल एस्टेट रेगुलेटर की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से इसका बिल लगातार टल रहा है, उससे लगता है कि इसे पास कराने में किसी की दिलचस्पी नहीं रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है प्रियंका जी। ये देश की इस समय सबसे महती आवश्यकता है और वर्तमान सरकार ने भी इसका टारगेट तय किया है 2022 तक, हाउस फॉर ऑल। और उसी के तहत ये कमेटी बनी है, द सेलेक्ट कमेटी ऑन रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2015, और हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशंस भेज दी हैं। और पिछले सदन में चूंकि किन्हीं कारणों से कामकाज नहीं सुचारू रूप से चल पाया था, हम आशा करते हैं कि संसद के इस सत्र में ये बिल पास हो जाएगा, जिससे कंज्यूमर को बहुत राहत मिलेगी। एक्चुअली ये गुड कंज्यूमर और गुड प्रमोटर के लिए बना हुआ बिल है, जो हमने इसको परिभाषित किया है। अब से पहले कंज्यूमर के साथ जो चीटिंग होती थी, जो धोखाधड़ी होती थी, जो विज्ञापन के जरिए भी जो बिल्डर 6 महीने का समय देकर 10-10 साल तक हैंडओवर नहीं करते थे अपार्टमेंट वगैरह, तो उन सबके लिए हमने कई बॉडी बनाई हैं और कुछ सख्त प्रावधान भी किए हैं। लेकिन हमने प्रोमोटर्स का भी ध्यान रखा है, चूंकि इस व्यवसाय में, इस ट्रेड में जो मंदी आई हुई है, उससे भी उबरा जा सके, ताकि लाखों करोड़ों लोग जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं उन्हें भी राहत मिल सके। और ये जो हमारा बिल है, हमने इसमें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई है, जो ऐसे सभी मामलों को देखेगी, कोई धोखाधड़ी किसी किस्म की भी कंज्यूमर के साथ ना हो पाए। जी त्यागी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप चाहते हैं कि राहत मिले, उस पर काम भी किया है, सशक्त बिल भी तैयार है। लेकिन ये आरोप भी लगता है कि बिल्डर लॉबी नहीं चाहती है कि ये बिल आए। क्या ये भी दबाव झेलना पड़ रहा है, इस वजह से ये कानून नहीं बन पा रहा है, रुका हुआ है इसका दर? ये बहुत सही है आपका कहना, क्योंकि इसमें सजा का भी प्रोविजन है। इसमें 70% आपको जिस दिन आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, किसी नामधारी या प्रतिष्ठित बैंक में 70% जमा कराना पड़ेगा अमाउंट। ये पहले इस तरह का नहीं था। विज्ञापन आपने दे दिया झूठा समाचार पत्रों में, आपने प्रचारित कर दिया कि फला फला तारीख से स्कीम शुरू हो रही है, जल्दी बुकिंग कराइए, समाप्त होने वाला है। और जो बायर ने बुकिंग करा ली, जो
6 महीने का बताया, 10 साल में आया। उसकी बीच में अगर किसी ने कंज्यूमर से अगर समय पे किस्त नहीं दी गई है तो उस पर बड़े भारी जुर्माने लगे। अब हमने बिल्डर पर भी जुर्माने लगा दिए हैं। अगर घोषित समय के तहत, अगर एग्रीमेंट समय के तहत आपने अगर फ्लैट या मकान बायर को नहीं दिया है तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रमोटर पर या बिल्डर पर भी जुर्माना लगेगा और उसकी जेल भी हो सकती है, जो 6 महीने से लेकर के और 2.5-3 साल तक की है। प्रस्तावित जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी कानून है वो देश के होम बायर्स को ज्यादा सशक्त बनाएगा, उनकी हक की रक्षा करने में कामयाब साबित होगा जिस रूप में है अभी। हाँ, जिस जो रूप अब है, अभी असल में ये सेलेक्ट कमेटी ने किया है एंड होपफुली राज्यसभा से पास होने के बाद फिर लोकसभा में भी अनुमोदित होने के जाएगा। अगर ये जस का तस पास हो जाता है तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जो गरीब लोग मकान की राहत में घर से निकलते हैं, पैसा लेकर के बैंक में जमा कराते हैं, बिल्डर के हाथों अब छले नहीं जाएंगे। और अगर झूठे विज्ञापन दे करके, झूठे एग्रीमेंट दे करके कोई प्रमोटर या बिल्डर जालसाजी या फ्रॉडगिरी करना चाहेगा, उसके लिए जुर्माने से लेकर के जेल जाने तक के प्रोविजंस हैं। धन्यवाद त्यागी जी हमसे बात करने के लिए। और अब बस उम्मीद यही रखते हैं कि संसद के बजट सत्र में रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास हो जाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक में हमारी चर्चा में शामिल हुए पूरे पैनल से पूछेंगे उनकी क्या राय है रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पर। वेलकम बैक। आज फोकस है रियल एस्टेट पर, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें होम बायर घुस तो जाता है लेकिन इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। अभी हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद केसी त्यागी जो रियल एस्टेट बिल पर बनी एक संसदीय कमेटी के भी सदस्य हैं। बोल रहे थे कि बजट सत्र में हम देख सकते हैं कि रियल एस्टेट बिल पास हो जाए। लाहौटी जी, क्या उम्मीद रखी जाए इस रियल एस्टेट बिल से? इंतजार लंबा खिंच चुका है। प्रियंका, पहले जैसे कंपटीशन एक्ट 2002 में आया किंतु 2011 तक 9 वर्ष तक रियल एस्टेट पर लागू नहीं हुआ। ये रेगुलेटरी बिल करीबन 4 साल से हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक तो पार्लियामेंट ने पास भी नहीं किया है और पास कर इसको नोटिफाई या लागू कब किया जाएगा ये शायद भगवान भी नहीं समझ सकता। मैं एक बात सिर्फ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, खासकर मनोज गौड़ जी ने जो कहा, आप लोग सिंगापुर वाला कंसेप्ट क्यों नहीं अप्लाई करते, जहां पहले प्रोजेक्ट अनाउंस करने के पहले सारे टाइटल सब क्लियरेंसेज होनी चाहिए, उसके बाद सिर्फ 10% आप परचेजर से ले सकते हैं और बाकी 90% जो पेमेंट है वो बिल्डर लगाता है। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो पेमेंट ले सकता है। लेकिन लाहौटी जी, हम तो बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्मूला अपनाते हैं, पहले 90% ले लिया जाता है, 10% आखिरी में। पंकज, आपने कहा है रियल एस्टेट को एक हाफ ब्रिज ऑफ होप का है, हाफ क्यों कह रहे हैं आप? गवर्नमेंट की तरफ से अगर अप्रूवल डिलेज हो जाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा होता है और ये जो खामियाजा है ये डायरेक्टली जो है ना बिल्डर के कमिटमेंट पे नहीं है, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती रहती है और उसके तहत उसको प्राइस भी बढ़ाते रहना पड़ता है और गया है। वो भी एक अहम मुद्दा है जो छूट रहा है, इसलिए पंकज इसे हाफ ब्रिज ऑफ होप कहते हैं। मनोज जी, बिल्डर लॉबी पर आरोप लग रहा है कि वही नहीं चाहती कि रियल एस्टेट बिल पास हो, इसीलिए ये देरी हो रही है। जी नहीं, मैं ये नहीं मानता। हमने हमेशा इसका स्वागत किया है और डेफिनेटली इसमें जो कमी है, जैसे अभी इन्होंने बताया हाफ ब्रिज ऑफ सक्सेस, लेकिन इसमें जो एक बड़ी बात यह है कि जो मैक्सिमम डिले है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज की व्यवस्था वो इसके अंदर नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू कर रहे हैं तो जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी इसके अंदर रुक जाएंगे। 70% आप कह रहे हैं तो इट मीन्स आपने मान लिया कि पूरे देश में लैंड की कॉस्ट एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको 70% वाली क्लॉज को स्टेट पे छोड़ना चाहिए क्योंकि बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वर्सेस लैंड कॉस्ट रेशियो बिल्कुल अलग है, जो मेरे यहाँ नोएडा एक्सटेंशन में या अलीगढ़ या बुलंदशहर के अंदर है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके साथ आता है, लेकिन डेफिनेटली इसका स्वागत है। जैसे ये आएगा
बिल्डर की क्रेडिबिलिटी एक बढ़ेगी, एक लाइन एक इसके अंदर खिंचेगी। जो अच्छे बिल्डर्स हैं उनके सारे रजिस्ट्रेशन होंगे तो बायर्स में और इन्वेस्टर में भी कॉन्फिडेंस आएगा। और मनोज जी, इसमें 6 महीने से लेकर के 2.5 साल तक की जेल भी हो सकती है बिल्डर पर, अगर वो मनमानी करता है, फ्रॉड करता है, अपनी वादा खिलाफी करता है। ऑलरेडी बहुत सारे कानून के अंदर है, वो तो कानून का कोई भी पालन नहीं करेगा। कोई भी नागरिक, आपके ऊपर भी लागू होता है, मेरे पे भी लागू होता है। अगर मैं किसी कोर्ट का डिसीजन नहीं मानूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसके अंदर कोई ऐसी नई बात नहीं है। और ये बिल्डरों के लिए भी है कि अगर आप किसी अदालत का या किसी ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं मानेंगे तो आपको सजा होगी। मेरा यही सब आपके माध्यम से संदेश है सारे बिल्डरों को कि अपने वर्किंग स्टाइल बदलें, अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन करें, अपनी ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाएं और बायर्स को सुने और बायर्स की जो प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको डेफिनेटली विद इन टाइम फ्रेम उसको सॉल्व करें। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बिल्डर कम से कम इस प्लेटफॉर्म की बात तो सुने, बायर की सुने, बायर के पैसे पर इस कदर बैठे नहीं और सालों साल चल रहे डिलेड प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाए। पहरेदार में आज इतना ही। आप अपने हक के लिए लड़ते रहिए। कंज्यूमर कोर्ट्स आपके लिए हैं जो आपकी बात सुनेंगे और हमने देखा है हाल फिलहाल में कंज्यूमर कोर्ट्स ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जहां कंज्यूमर इज किंग साबित किया है। नमस्कार।